लेकिन बगैर भागी मानव का आखिरी चैप्टर है आपका, हो सकता है कि परीक्षा में ना दूं उसके बारे में, लेकिन जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसके जीवन के बारे में बताया था कि ये कहाँ के रहने वाले थे, क्या जीवन में घटित हुआ, लिख लोगे। लेकिन इनकी कुछ इस चैप्टर में गेहूं बनाम गुलाब जो निबंध है बैनीपुरी जी का, इसमें इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि गेहूं अधिक ताकतवर है या गुलाब। एक समय ऐसा आएगा कि जब गुलाब की महत्वता संसार में अधिक बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी समय आएगा जरूर कि जब तक संतुलन है, मानसिक संतुलन है, वो या उसके बारे में हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक शायद ये गेहूं बनाम गुलाब की जो लड़ाई, जो निबंध रामवृक्ष बैनीपुरी ने लिखा है आप लोगों, कहते हैं गेहूं हम खाते हैं, गुलाब हम सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है और दूसरा हमारी मन को तृप्त करता है। लेकिन एक जमाना था जब लोग 10-10, 12-12, 8-8 रोटियां खाया करते थे। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया कि बच्चे बहुत हल्का भोजन करते हैं और वो उन चीजों से ज्यादा संतुष्ट रहते हैं जिनसे उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। और आत्मसंतुष्टि के लिए जैसे उन्होंने फूल के बारे में कहा, गुलाब, गुलाब को हम संगीत में भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये सब गुलाब ही है एक तरीके से। हमारे मन को संतुष्टि मिले वो गुलाब, गुलाब केवल एक फूल नहीं है अकेला। ये जरूरी है। अगर इस पर तर्क चलता है कि गेहूं और गुलाब में कौन बड़ा है या कौन ताकतवर है, इसी पर रामवृक्ष बैनीपुरी ने अपनी कुछ विचारधारा प्रस्तुत की है। रामवृक्ष बैनीपुरी एक अद्भुत व्यक्ति थे। रामवृक्ष बैनीपुरी का साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज स्वर सुनाया उन्होंने कि आने वाला वक्त कैसा हो सकता है। इन्होंने बलिदान, समाज सेवा आदि भावनाओं को जिस तरह उजागर किया है। बैनीपुरी जी का जन्म 1902 ईस्वी में, बहुत पुरानी बात नहीं है, मुजफ्फरनगर जिले के बैनीपुर के साथ ये इनके गांव का भी नाम जोड़ा जाता है। इन्होंने तमाम ऐसी रचनाएं लिखी हैं जिनसे उन यात्राओं से हम ये कह सकते कि मील का पत्थर लोगों के लिए चेतना प्रदान करने वाली, जैसा लिखा कि अद्भुत व्यक्तित्व वाले, व्यक्तित्व के धनी थे ये। बैनीपुरी की कम से कम 10 खंडों में प्रकाशित हुई निबंधों, रेखा चित्रों, ख्याति सर्वाधिक माटी की मूरत, एक ऐसी श्रेष्ठ रेखा चित्रों का संग्रह जिनमें सभी एक से बढ़कर एक। बैनीपुरी जैसे हमने अगर हम किसी बात को लेकर और सूक्ष्म उसमें पहुंचते हैं तो यहाँ पे इन्होंने जो टॉपिक रखा, गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं से हमारे पिपासा या भूख मिटती है और गुलाब से हमारे मन की तृप्ति पूरी होती है। किंतु भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि जगह जगह है पर बहुत सारे करते थे, इतनी ज्यादा जमीन केवल खाने पे ही व्यक्ति का रुझान नहीं रहता था। जनता बढ़ रही है, उस हिसाब से हमें गेहूं की व्यवस्था करना। लोगों ने ये माना। पहले क्या था कि चीजों का भी आप लोगों ने के बाद इसमें पहुंचे हैं तो आप लोगों ने एसएससी में एक चलता था हाथ भी
केवल था। हाँ, तो जानवर की प्रवृत्ति और मनुष्य की प्रवृत्ति में क्यों अंतर है? मनुष्य क्यों इतना महान हो गया है? क्यों? इसलिए यहाँ है। फिर सर्वश्रेष्ठ प्राणी तो पहले पेट की, इसलिए समाज की जब गुलाब का स्तर अधिक होगा तो लोग देख रहे हैं, आप ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, चाउमीन बना लेंगे तो मतलब चल नहीं। आज मन की तृप्ति के बाद आप बच्चों से कुछ भी कर सकते हैं, मन संतुष्ट अगर होता। पहले क्या था, भोजन की पेट की तृप्ति हो गई, इसके बाद तुम कुछ भी करा लो, भोजन करा दो आदमी आइए। लाभ यही कहा जाएगा कि गुलाब फल यही बहुत मात्रा में की जा रही है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जमीन जो क्योंकि हमें पेट की उपजावट यही, तो किसानों को एक समय ऐसा जरूर आएगा, हमें इस चीज की, गेहूं की आवश्यकता थोड़ा कम पड़ना शुरू हो जाए। मन आज आप लोग देखते हैं कि ये टीवी, फिल्म, गाने बजाने, संगीत, नृत्य और भी कई प्रतियोगिताएं, इनमें जब आदमी बिजी हो जाता है तो उसका ध्यान उस भूख से थोड़ा हट जाता है। आप उसका देख सकते हैं, 3 घंटे वहां बैठ कर देखते, उस समय आपको भूख नहीं लगती। 3 घंटे आप फ्री होते हैं घर में तो आपको कई बार भूख लगती है और आप कई बार खाने की तरफ जाते हैं कि कई नमकीन मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। तो इसका मतलब है कि संतुष्टि, अगर 3 घंटे पिक्चर में बैठकर संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है और मन सिर्फ हो जाता है, उस समय आपको भूख नहीं लगती। और जब फ्री होते हैं तो आपको कई बार भूख लगती है, हर घंटे पे आप भोजन की व्यवस्था के लिए जाते हैं कि कुछ मिल जाए। इसका मतलब है टिप्पणी द्वारा बात यथार्थ सत्य होने वाली है कि बैनी जी का निबंध ये बिल्कुल सकारात्मक बात को लेकर हो रहा है कि एक समय ऐसा आने वाला है और वो जल्द आएगा वो समय कि जब हमारी मन की तृप्ति ही हमें आगे ले जाएगी। मन की तृप्ति से ही आदमी अपना जीवन कर करेगा, वो भूख प्यास आदि की चीजों को उन चीजों में उतना नहीं जोड़ेगा।
आप इतनी सी चीज दे दो ना, नहीं जा रहा है हमारा पेट, कि वो ऐसे तो लगा देते हैं। बहनी हम आपको इसमें आपको कम से कम 4 व्याख्याएं करनी होंगी। पहली व्याख्या वह उत्पादित हुआ सिर्फ इसलिए नहीं, हाँ हम देखा तो का जन्म राक्षस, तो उन्होंने भोजन किए क्या या आखिर में उन लोगों के अंदर जब मनुष्य मनुष्य का भोजन करता था, मनुष्य जीव का भोजन करता था, मनुष्य मनुष्य का नहीं, राक्षस प्रवृत्ति की हो गई। उस राक्षस प्रवृत्ति से बाहर निकलना आज ही आप देख रहे हैं तो हो जाता बड़े सोच बहुत अच्छी, फल फूल खाते थे, अच्छा सोचना, समझना, अच्छी जगह बैठना, अच्छे अच्छे ग्रंथों की बातें। आज क्या होता है, आज जैसे भाव कुभाव, कदम कदम पे लड़ाई झड़ाई हो, तो एक जो सोच थी वो दूसरों या ग्रंथों का विकास होगा, संसार अच्छा होगा। इतने ज्यादा बढ़ गए तो रामराज क्यों अच्छा था, जीव जंतुओं का भोजन करने लगे तो उनकी वैसे ही उन टाइप की दुनिया हो गई। बाबा कहने को बहुत बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, शास्त्रिक था, उसका पिता देखिए बहुत बड़ा ऋषि था, लेकिन वो ऐसे वातावरण में पला कि माता उसकी कैसी जो थी वो एक प्राकृतिक परिवार से थी, धोखे से जैसे भी ऋषि की शादी हुई उससे, और वो ज्यादातर ममाने के पक्ष में ज्यादा घूमता गया उसका दिमाग, तो वो राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। क्योंकि उससे बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं था, उससे बड़ा कोई धर्मज्ञ नहीं था, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था। भगवान राम भी इस बात को मानते हैं कि रावण से बड़ा कोई ज्ञानी पुरुष इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। आज जितने भी वैज्ञानिक लोग या जितने भी भूगोल वेत्ता, इतिहास वेत्ता जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब उसी की पद्धति पे कर रहे हैं। जो सतयुग में देखने को मिला, रावण युग कह लें, राम युग कह लें, तो उस समय का वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। बस क्या था तो उसके अंदर कमियां ये आ गई थी, और फिर उनके पूजन करना, उसकी जो मानसिक स्थिति बिगड़ती थी, वैसी स्थिति आज भी लोगों की बिगड़ती जा रही है। हम सीधा सच्चा भोजन नहीं कर रहे हैं, हम मन मस्तिष्क को फिट नहीं रख रहे हैं, इस वजह से ये तमाम परेशानियां ऐसी आ रही हैं। यहाँ पे वो लिखा है, ये आ सकता है आपकी परीक्षा में, मानव शरीर में पेट, ठीक है, हृदय का ऊपर है और मस्तिष्क का सबसे ऊपर है, तो मस्तिष्क संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा मस्तिष्क सबसे ज्यादा संतुष्ट होगा तो ये दोनों चीजें नीचे आ रही, हृदय हृदय क्या सोच रहा है या पेट क्या सोच रहा है, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब हमारे मन को संतुष्ट होना पहले बहुत जरूरी है। अगर मन संतुष्ट हो गया किसी चीज को लेकर, सपोज करो मन ने ये मान लिया कि चलो आज ये चीज नहीं मिल रही ना मिल, तो हमारा मन हृदय जो है वो उसको स्वीकार कर लेता है और पेट अपने आप मान जाता है। तो 1 दिन 2 दिन अगर भोजन ना मिले तो मन ने अगर ये मान लिया परिस्थिति ऐसी है,
मन नहीं माना, अगर मन ने कहा कि नहीं मैं तो इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, तो आज दुनिया भर के आपदाएं आ रहे हैं, आदान प्रदान हो रहे, कुरीतियां हो रही हैं, वो मन से ही। मन अगर संतुष्ट नहीं हुआ, मन हमारा कहता है कई बार भूख लगा थी, मन कहता था मन सारी थकेगा। जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन पूरे दिन भूखे रह सकते हैं, जिस दिन हम व्रत नहीं रखते हैं उस दिन हम कई बार किचन में जाके भोजन की आशा में पहुंचते हैं। मन की संतुष्टि, मन ने पहले से सोच लिया कि आज व्रत है तो भूख नहीं लगती, और मन ने सोच लिया कि आज व्रत नहीं, ये मन की शक्ति। मतलब है कि मैंने लिखी हुई बात, ये बात साबित होगी एक दिन कि गुलाब जीतेगा और गेहूं हारेगा। एक समय ऐसा आएगा कि मन की संतुष्टि ही, और आप लोग चल के तब तक वो खराब है, ये अच्छा नहीं कहा। मन की तरह तरह के भोजन भरा हुआ है लोगों के अंदर। इसीलिए का मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे और हृदय का ऊपर, मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट अगर मानव का तो ऐसे चलता रहा। में नहीं, जिस दिन वह सीधे तन पर खड़ा हुआ उसके मन ने मन ने हृदय पर विजय प्राप्त कर ली। अपनी इन वृत्तियों को बस में करने के लिए आज मनोविज्ञान ने दो उपाय बताए हैं। इंद्रियों को संयमित करो, उसको बदलो। तो ये तीसरी व्याख्या है कि इंद्रियों को संयम रखना बहुत आवश्यक है। इंद्रियां जब संयम में नहीं होती हैं तो हम तमाम प्रकार के कार्य कर जाते हैं। और अपनी मनोवृत्तियों को अपने तक सीमित नहीं रखो, दूसरे के बारे में भी सोचो, उनका उन्नयन करो। जैसे कि उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते थे, किंतु उनके इसके बुरे नतीजे भी आज हमारे सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े तपस्वियों को लंबी लंबी तपस्याएं, बड़े बड़े करती, इसलिए बड़े से बड़े सोच, अच्छी सोच रखने वाले व्यक्तियों को छोटे से छोटा व्यक्ति गुमराह कर देता है। बताने का तात्पर्य यही है कि अपनी मनोवृत्तियों को अच्छा रखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा बताओ। और जब अच्छा बताओगे तो निश्चित सामने वाला व्यक्ति अच्छी बात सोचकर अच्छे कार्य की ओर मुड़ेगा। क्यों?
क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़े से बड़े मुनियों को जैसे उन्हें हिला दिया है। उर्वशी रंभा जैसी उनकी सुंदरता है। एक से एक ऋषि विश्वामित्र शरीर से अपने तपस्या से दिख गए। इसी तरह ये संसार में रहने वाले प्राणी आज दिख रहे, परेशान हो रहे, एक दूसरे से झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और जनता को जिस दलदल में ढकेलते चले जा रहे, चाहे वो महंगाई का, चाहे वो आज क्या है, क्या ठीक उसी प्रकार व्यक्ति की सोच को कुंठित करने वाले जो छोटी सोच के सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं, और वो ऐसा परेशान कर रहे हैं तो अच्छाई बुराई को सोचने की क्षमता को खत्म कर देते हैं, तो लोग उस रास्ते चल। व्याख्या तो एक तो ये हुई व्याख्या, तीसरी चौथी व्याख्या है कि गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है। वह स्थल दुनिया से जो आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम सब पर छाई हुई है स्थिति, आर्थिक रूप में रक्त पीती जा रही, राजनीति के रूप में तो मर्डर करो, जैसे आपने कल देखा कि ओबीसी जी का किसी ने गोलियां चला दी, किस वजह से चला दी, उनके बोलचाल पर। जब भी वो भाषण देते हैं कभी कभी ऐसे भाषण पीठ से देते हैं कि लोगों ने दिमाग में रख लिया कि ये बड़ा प्रवृत्ति के भाषण देता है और उसको गोलियां चला दी। लेकिन गोलियां चलाने से या एक व्यक्ति को मारने से सर जी, हेलो, अभी तक आवाज नहीं आ रही सही से, आवाज तो खुली है, कट कट के आवाज आ रही। हेलो पढ़ाई जाएगी। इनमें से दो व्याख्याएं नहीं है, आप लोगों को आवाज कट कट के आ रही तो फिर ये समझ में नहीं आया होगा, तो क्या मैं इसका वो डाल दूं क्या वीडियो?